नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका RGS एकेडमी पर। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, मैंने कहा था आप लोगों से कि मैं लगातार क्वेश्चन पेपर हल करवाऊंगा। उसका रीज़न क्या है कि क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। अब यहाँ पे जितने भी मैंने बायोलॉजी का एक चैप्टर उठाया है, मैंने फिजिक्स का बायोलॉजी का दूसरा ही चैप्टर है क्वेश्चन पेपर का। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे मैं आप लोगों को करवाने जा रहा हूँ, सभी क्वेश्चन बहुत ही IMP हैं, बार बार एग्जाम में रिपीटेड हुए हैं। मैं PCS का ही क्वेश्चन पेपर हल करवाऊंगा और आप लोग देख सकते हो एकदम सामान्य से क्वेश्चन हैं। PCS में भी आए हुए हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट PCS को ले लो, और वनडे टेट सुपर टेट हर जगह ये क्वेश्चन आते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शुरू से ही। पहला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, रक्त है। पहला क्वेश्चन है कि रक्त क्या है। उसमें ऑप्शन जिस हिसाब से देता है, तो उसने एक ऑप्शन दे रखा था तरल संयोजी ऊतक। रक्त क्या है? तरल संयोजी ऊतक है। क्या है आपका? ये वाला ऑप्शन सही होगा। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है, तो रक्त क्या है? हालांकि रक्त के बारे में जो हम लोग पढ़ेंगे, तो रक्त का एक पूरा चैप्टर है, पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे, वहाँ पे फैक्चुअल प्लस कॉन्सेप्चुअल दोनों पढ़ेंगे। लेकिन अभी यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन पेपर हल कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन है क्या? हीमोग्लोबिन एक प्रकार का क्या है? प्रोटीन है। कैसा प्रोटीन है? जो रक्त में पाया जाता है। रक्त में पाए जाने वाला प्रोटीन क्या है? हीमोग्लोबिन है। यहाँ से क्वेश्चन दो तरह से बनता है कि हीमोग्लोबिन है क्या, तो एक ऑप्शन आपका हो जाएगा भैया प्रोटीन है। ये कहाँ पाया जाता है? रक्त में पाया जाता है। हालांकि रक्त में कई तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं रक्त संबंधित, तो रक्त वाले चैप्टर में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ पर क्वेश्चन पेपर हल कर रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, रक्त में हीमोग्लोबिन का कार्य है। हीमोग्लोबिन क्या करता है रक्त में? इसका मेन काम क्या होता है? ये वाला देखिए ऑप्शन, ऑक्सीजन का परिवहन करना। शरीर में ऑक्सीजन के परिवहन के लिए कौन जिम्मेदार है? तो आपका ऑप्शन होगा हीमोग्लोबिन। क्या करता है? रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। इसकी कमी होने पर कई तरीके से कमी हो जाती है, तो कई कारण है उसको जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे रोग वाला, तो उसमें भी आएगा। फिर हीमोग्लोबिन के बारे में पढ़ेंगे रक्त में, तो उसमें भी आएगा। चौथा क्वेश्चन, रक्त को लाल रंग कौन प्रदान करता है? तो रक्त का चटक लाल रंग जो होता है वह किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ये वाला चौथा फैक्ट बहुत ही IMP, इसको भी आपको रट के रखना है। मनुष्य का औसत रक्तचाप, ब्लड प्रेशर जिसको आप कहते हो, ब्लड प्रेशर कितना होता है? 80-120 होता है। कितना होता है? 80-120 होता है। हालांकि अब आधुनिक, अभी जल्दी ही एम्स और BHU जैसे बड़े बड़े चिकित्सा संस्थान के डॉक्टरों ने अब इसको 80-120 नहीं मानते हैं, अब इसको 90-130 मानते हैं। नई जो मेडिकल रिसर्च में सामने आया है कि नहीं, 80-120 नहीं, 90-120 को भी नॉर्मल माना जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपका 80-120 आता रहा है, आप 80-120 को मानोगे। रक्तदाब मापक यंत्र बहुत ही IMP क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। इसका नाम क्या? स्फिग्नोमैनोमीटर। जिससे डॉक्टर आपके ब्लड प्रेशर को नापता है, उसको क्या कहा जाता है? स्फिग्नोमैनोमीटर। याद करके रखना है। वृद्ध होने पर सामान्यतः को PCS, सारे क्वेश्चन PCS के हैं, सभी क्वेश्चन PCS में आए हुए हैं, चाहे वो MP में आया हो, चाहे UP में आया हो, कहीं ना कहीं आया हुआ है। हमारे शरीर वृद्ध होने पर सामान्यतः रक्तदाब, जो ब्लड प्रेशर होता है, वृद्ध होने पर सामान्यतः क्या हो जाता है? यहाँ पे बहुत से लोगों द्वारा गलती हो जाती है, रक्तदाब जो होता है वो बढ़ जाता है, ना कि रक्तदाब कम हो जाता है। रक्तदाब आपका ऑप्शन, 4 ऑप्शन थे, बढ़ जाता है, कम हो जाता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, नन ऑफ दीज। तो जब आदमी जैसे जैसे बुढ़ा होता जाता है, उसका ब्लड प्रेशर क्या होता है? रक्तदाब जो होता है वो बढ़ता जाता है। याद रखना चाहिए आपको। हमारे शरीर का रक्तदाब होता है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। हमारे शरीर का जो रक्तदाब, ब्लड प्रेशर होता है, उसमें ऑप्शन दिया हुआ था वायुमंडलीय, जो बाहर का वायुमंडलीय दाब है उसके बराबर होता है, वायुमंडलीय दाब से कम होता है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, या नन ऑफ दीज। तो बहुत ही IMP चीज है, आपको याद रखना पड़ेगा कि जो ब्लड प्रेशर, हमारे शरीर का रक्तदाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। जो बाहर से वायुमंडलीय दाब जो पड़ता है और हमारे शरीर का जो रक्तदाब है, दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। कॉमन सी बात है कि हमारे शरीर, हमारी नसों में खून दौड़ता रहता है, क्यों नसों से बाहर नहीं आ पाता, नसें क्यों नहीं फट पाती है? उसका यही रीजन है कि बाहर से जितना वायुमंडल प्रेशर देता है, उतना ही शरीर के अंदर से प्रेशर नाड़ी द्वारा ब्लड द्वारा दिया जाता है। तो दोनों क्या होते हैं? दोनों इधर से जितना है, बाहर से जितना है, उतना अंदर से होता है, इसलिए दोनों बैलेंस बना लेते हैं। इसलिए प्रक्रिया सामान्यतः चलती रहती है हमारे शरीर में, तो वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। सार्वत्रिक दाब का बहुत ही एकदम कॉमन सा क्वेश्चन है, O वर्ग, जो A ब्लड वर्ग होता है ना, 4 ठो, ठीक है, तो उसमें से जो O वर्ग होता है उसको सार्वत्रिक दाता कहा जाता है। क्यों? उसका मतलब ये सबको ब्लड दे सकता है। हालांकि कहा जाता है, लेकिन
ये बात पूरी तरह से सही नहीं है कि वो वर्ग का जो व्यक्ति है जा करके सबको रक्त दे देगा, लेकिन सामान्यतः यह माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई प्रतिजन नहीं होता है, ठीक है ना। इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है। क्या नहीं होता है? कोई एंटीजन नहीं होता है, कोई एंटीजन नहीं होता है, ठीक है। इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है, बल्कि इसमें जो है क्या होते हैं, ए बी दोनों एंटीबॉडीज उपस्थित होते हैं। हालांकि जब रक्त पढ़ेंगे तो वहाँ क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हम क्वेश्चन पेपर हल कर रहे हैं, तो क्वेश्चन पेपर की तरह हल करेंगे। रक्त समूह की खोज किसने करी थी? देखिए, कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। बहुत ही आईएमपी है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि रक्त समूह की खोज किसने की थी, तो उसका उन साइंटिस्ट का नाम क्या था? कार्ल लैंडस्टीनर। चलिए आगे चलते हैं। आरएच कारक फैक्टर संबंधित है, जो आरएच ब्लड में ABO जो ब्लड ग्रुप होता है उसमें जो है आरएच फैक्टर होता है ना, तो आरएच प्लस आरएच माइनस यही होता है। तो आरएच फैक्टर की जो खोज की गई थी वो सबसे पहले बंदर में की गई थी ना, और वो बंदर किस प्रजाति का था? रीसस प्रजाति। बंदर की प्रजाति क्या थी? रीसस प्रजाति थी। उससे वहां से ही मतलब पता लगाया गया आरएच फैक्टर की। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, हालांकि मैंने यहाँ पे बाद में बताऊंगा। उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ था पीसीएस में कि सबसे पहले जो है ब्लड जो टेस्ट किया जाता है उसमें किसकी जांच सबसे पहले की जाती है? तो आरएच माइनस आरएच किसकी सबसे पहले जांच की जाती है? आरएच फैक्टर की जांच की जाती है, और उसमें भी आरएच माइनस की जांच की जाती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर, पीएच स्केल कितना होता है? मतलब क्षारीय है कि अम्लीय है? तो पीएच स्केल जो 7.35 से लेकर 7.45 के बीच होता है। हालांकि 7.50 से लेकर के 7 से लेकर के 7.5 के बीच, ठीक है। ऐसे भी जैसे ऑप्शन होगा आपको ऑप्शन लगाना होगा। एक मोटी मोटा हिसाब लगाते हैं किसके बीच होता है? 7 से आप मान सकते हो 8 के बीच, ये मोटा एकदम हिसाब है। वैसे क्या है एग्जैक्ट 7.35 से 7.45। अब पीएच स्केल का मापन जैसे क्षारीय और अम्लीय का क्या मापन होता है, केमिस्ट्री का भी सब्जेक्ट है, तो वहाँ पर भी क्लियर कर लेंगे हम लोग। हमें सबको पता है कि अगर 7 से ऊपर जा रहा है तो क्षारीय होगा, 7 से कम होता है तो अम्लीय होगा। प्रतिजन व पदार्थ है। प्रतिजन पीछे से क्वेश्चन है, प्रतिजन क्या होता है? प्रतिजन जो देखिए एंटीबॉडी जो इसको क्या बोलते हैं, एंटीजन। एंटीबॉडी और एंटीजन, ठीक है, दोनों प्रोटीन होते हैं, ठीक है। जैसे हीमोग्लोबिन प्रोटीन था, वैसे एंटीबॉडीज और एंटीजन प्रोटीन होते हैं। प्रतिजन क्या है? जो प्रतिपिंड के निर्माण को उत्तेजित करता है। प्रतिपिंड का मतलब क्या हो गया? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी के निर्माण को उत्तेजित करता है। एंटीबॉडी जो हमारे शरीर में, देखिए प्रतिजन क्या करता है, एंटीजन क्या करता है? एंटीबॉडी के निर्माण को उत्तेजित करता है, और एंटीबॉडी क्या करता है? शरीर में हमको सुरक्षा सुरक्षा कवच प्रदान करता है, ठीक है। शरीर में संक्रमण से रक्षा कौन करता है? तो देखिए आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स यही सब होते हैं। तो डब्ल्यूबीसी जो व्हाइट ब्लड सेल्स है, या जिसको आप हिंदी में कहते हो श्वेत रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका, ये सब क्या करती है? डब्ल्यूबीसी का काम क्या है? शरीर को सुरक्षा प्रदान करना, क्योंकि जब भी हमारे शरीर में कोई संक्रमण होता है, वायरल बैक्टीरिया चाहे जो भी हो, तो उसमें क्या होता है कि जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं क्या करती हैं? कई तरह के एंटीबॉडीज बनाती हैं, जो क्या करते हैं? बाहर के रोगाणुओं से लड़ते हैं। डब्ल्यूबीसी का काम क्या है? संक्रमण से, शरीर में संक्रमण से रक्षा करता है, यानी कोई भी रोग या कीटाणु जीवाणु जो भी है तो उससे लड़ता कौन है? डब्ल्यूबीसी लड़ता है, आरबीसी नहीं लड़ता। आरबीसी का मेन काम क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। रुधिर के प्लाज्मा में देखिए लिम्फोसाइट द्वारा एंटीबॉडी का निर्माण किया जाता है। जो लिम्फोसाइट होता है, ठीक है, अभी ब्लड का जब हम पढ़ाएंगे ना, कणिका रुधिराण ऐसे करके हम पूरा बांट करके रुधिर को पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ था कि रुधिर के प्लाज्मा में, जो रुधिर का प्लाज्मा होता है ना, ब्लड का ही अंश होता है, उसमें जो है एंटीबॉडी का निर्माण किया जाता है लिम्फोसाइट द्वारा। किसके द्वारा? प्लाज्मा में। जैसे क्वेश्चन करेगा कि कहाँ पे एंटीबॉडीज का निर्माण होता है, तो आपका ऑप्शन जाएगा प्लाज्मा में, ठीक है। और प्लाज्मा में एंटीबॉडीज का निर्माण कौन करता है? तो आपका ऑप्शन जाएगा लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइटस जो होता है रुधिर कणिका, वह क्या करती है? रुधिर प्लाज्मा में एंटीबॉडीज का निर्माण करती है। अब देखिए 16वां क्वेश्चन, ये वाला बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। रक्त की श्यानता का कारण क्या है? रक्त का श्यानता क्या होता है? श्यानता द्रव का वो गुण है जो अपनी अपेक्षित गति का विरोध करता है। यह फिजिक्स का क्वेश्चन है, श्यानता पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। जैसे जो गाढ़ी चीज होती है, रुधिर आप देखे होंगे कि थोड़ा गाढ़ा होता है, चिपचिपापन नहीं होगी। तो अगर रुधिर गाढ़ा होता है तो रुधिर जो चीजें, जो द्रव्य गाढ़े होते हैं ना, तो अगर आप जमीन पे जाते हैं या कहीं पे जाएंगे तो कुछ दूर बहने के बाद रुक जाते हैं। किसके कारण? श्यानता के कारण।
और जैसे जल होता है, जल की श्यानता कम होती है, तो रुधिर की श्यानता, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, रक्त की श्यानता का कारण क्या है। श्यानता वैसे मैंने बता दिया, फिजिक्स में पढ़ाएंगे ही कि श्यानता क्या होता है। श्यानता वह है कि जो अपनी द्रव्य की अपेक्षित गति का क्या विरोध करता है। तो श्यानता, रक्त की श्यानता का क्या कारण है, उसमें उपस्थित प्रोटीन है। रक्त में कई तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं, ठीक है। प्रोटीन जो उपस्थित होता है वही रक्त को क्या प्रदान करता है, गाढ़ापन प्रदान करता है, और वह जो है उसकी श्यानता का कारण प्रोटीन होता है। तो ये ऑप्शन आपका अगर आता है तो ऑप्शन पे क्या आप लगाओगे कि रक्त की श्यानता का कारण रुधिर में उपस्थित प्रोटीन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक वृद्धि। ये बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन आया है। जब डब्ल्यूबीसी की संख्या, रक्त में डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी होती है, आरबीसी कितनी होती है, प्लेटलेट्स कितनी होती है, ऐसे करके सब जो है रुधिर में हम लोग फैक्चुअल कॉन्सेप्ट सब पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे वन लाइन में चलते हैं। रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं की सर्वाधिक अत्यधिक वृद्धि, जब अनियंत्रित रूप से डब्ल्यूबीसी जब अगर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है अपनी समय सीमा से, ठीक है ना, 2-4 हज़ार बढ़ती है कोई दिक्कत नहीं, 5,000 20,000 तक कोई दिक्कत नहीं है, तो इससे पता चलता है कि संक्रमण हमको हुआ है। लेकिन जब इसकी संख्या लाखों तक पहुंच जाए, 1.5 लाख पहुंच जाए, तो इसका क्या मतलब होता है कि आपको कोई घातक रोग है। अक्सर जो है डब्ल्यूबीसी की अत्यधिक वृद्धि का मतलब क्या होता है, ल्यूकेमिया। और ल्यूकेमिया क्या होता है, रक्त कैंसर। यहाँ से क्वेश्चन कैसे आया हुआ है कि ल्यूकेमिया क्या है। ल्यूकेमिया किसको कहते हैं, ब्लड कैंसर को, रक्त कैंसर को ल्यूकेमिया कहते हैं। और ल्यूकेमिया कब होता है, जब शरीर में ये जो डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी कणिकाएं हैं, इनकी बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाती है। चलिए आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन, श्वेत रक्त कणों का व्यास, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती है उनका व्यास कितना होता है। तो जैसे क्वेश्चन करेगा, अगर माइक्रोमीटर में करेगा तो आपका ऑप्शन जाएगा 7 माइक्रोमीटर, ठीक है। और अगर जो है मिलीमीटर में करेगा तो माइक्रोमीटर को जब आप मिलीमीटर में बदलोगे तो 0.007 मिलीलीटर हो जाएगा। जैसे ऑप्शन में आएगा वैसे सब क्वेश्चन आपको रट डालना है, क्योंकि कहीं ना कहीं रिपीट कर देगा। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है, तो बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में। जो आरबीसी होती है उसका निर्माण कहाँ होता है, तो आपका ऑप्शन जाएगा बोन मैरो में, ठीक है। डब्ल्यूबीसी का निर्माण और आरबीसी का विनाश होता है। डब्ल्यूबीसी का निर्माण और आरबीसी का विनाश होता है। देखिए प्लीहा जो होता है, प्लीहा में डब्ल्यूबीसी का निर्माण नहीं होता है, लेकिन आरबीसी का वहां पे विनाश होता है। किसमें, प्लीहा में। यानी आरबीसी क्या होती है, 120 दिन, उनका जीवन काल औसतन 100 से 120 दिन होता है। ऑप्शन आपका 120 दिन रहेगा, 120 दिन तक होता है, इसके बाद वो मर जाते हैं। और उनका मरना कहाँ पे होता है, प्लीहा में होता है। इसीलिए प्लीहा को आरबीसी की कब्र कहते हैं। इसीलिए प्लीहा को क्या कहा जाता है, आरबीसी का कब्रिस्तान या कब्र, आरबीसी की कब्र कहते हैं। किसको, प्लीहा को। यहाँ पे डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है लेकिन आरबीसी का विनाश होता है। चलिए आगे चलते हैं। 21वां क्वेश्चन, रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः, रक्त ग्लूकोज स्तर जो है वह सामान्यतः किसमें व्यक्त किया जाता है। क्वेश्चन आया हुआ पीछे का क्वेश्चन, आप लोग क्वेश्चन पेपर उठा करके देखो, मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में, ठीक है। रक्त ग्लूकोज का जो स्तर जो मापा जाता है, अब कितना ग्लूकोज होता है वो भी क्वेश्चन बनता है, वो मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में नापा जाता है। प्रोथाम्बिन क्या होता है, देखिए प्रोथाम्बिन बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन, खूब क्वेश्चन रिपीटेड है, कई बार एग्जाम में आया हुआ। प्रोथाम्बिन का काम क्या है, प्रोथाम्बिन रक्त प्रोटीन है, ये भी रक्त प्रोटीन है। अभी देखिए हीमोग्लोबिन रक्त प्रोटीन था, ठीक है ना, आपने यहाँ पे पढ़ा, ठीक है। ऐसे ही कई सारे प्रोटीन आपको मिलेंगे, प्रतिजन और एंटीजन दोनों, एंटीजन और एंटीबॉडीज यानी प्रतिजन और प्रतिरक्षी, वो भी प्रोटीन है। और इसके बाद प्रोथाम्बिन और हिपेरिन, आप 22वां क्वेश्चन देखो, प्रोथाम्बिन भी क्या है, प्रोटीन है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। हिपेरिन क्या है, प्रोटीन है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। प्रोथाम्बिन क्या करता है, रक्त को जमाता है। कब रक्त को जमाता है, कॉमन सेंस सोचिए, अगर शरीर के अंदर रक्त को जमाएगा तो आदमी मर जाएगा, कंफर्म है, ठीक है। इस शरीर के अंदर नहीं, जब चोट वोट लग जाती है हमको, चोट घाव या किसी प्रकार से अगर शरीर से रक्त बाहर आता है तो वो कुछ देर में जम जाता है, तो उसको जमाने का काम कौन करता है, प्रोथाम्बिन करता है। VIMP क्वेश्चन है। और ये अब हिपेरिन को देखते हैं, 23 क्वेश्चन, हिपेरिन क्या करता है, रक्त को शरीर के अंदर जमने नहीं देता है। दोनों का विपरीत कार्य है। प्रोथाम्बिन चोट लगने पर, घाव लगने के बाद जो रुधिर बाहर आता है उसको क्या करता है, जमाता है। लेकिन हिपेरिन क्या करता है, शरीर के अंदर ब्लड को जमने नहीं देता है, अपनी मतलब रक्त का परिसंचरण होता रहता है, वह जमता नहीं। किसके कारण, हिपेरिन के कारण। तो दोनों के काम आपने जान लिए। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन एक और बन जाता है, आपने इनका काम जान लिया और यहाँ से क्वेश्चन एक बन जाता है। देखिए प्रोथाम्बिन और हिपेरिन दोनों का निर्माण कहाँ होता है, 24 क्वेश्चन देखिए यकृत में। प्रोथाम्बिन और हिपेरिन दोनों प्रोटीन है, ठीक है, रुधिर प्रोटीन है, दोनों का निर्माण कहाँ होता है, यकृत में होता है। प्रोथाम्बिन शरीर के बाहर रक्त को जमाता है चोट घाव लगने के बाद, और हिपेरिन क्या करता है, रक्त शरीर के अंदर रक्त को जमने नहीं देता है, ठीक है। प्लाज्मा, देखिए प्लाज्मा, रुधिर प्लाज्मा, रुधिर में प्लाज्मा जो होती है, प्लाज्मा में कितने परसेंटेज जल होता है, क्वेश्चन आया हुआ 25 क्वेश्चन देखिए, तो 90%।
रुधिर प्लाज्मा में जल की मात्रा कितनी होती है 90%, यानी सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है। क्वेश्चन अगर करेगा प्लाज्मा में सर्वाधिक मात्रा होती है तो आपका ऑप्शन जाएगा जल, और अगर पूछ देगा कितने परसेंटेज लगभग होता है तो आपका ऑप्शन जाएगा 90% के लगभग। ठीक है, कुल रक्त का और कुल रक्त का प्लाज्मा, कुल रक्त में प्लाज्मा कितने परसेंटेज होता है 55%, 55%। रक्त में प्लाज्मा कितनी होती है 55% और प्लाज्मा में जल कितना होता है 90%। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, अगला क्वेश्चन देखिए 27 वाला क्वेश्चन, कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त की ऑक्सीजन परिवहन क्षमता को कम कर देता है। कार्बन मोनोऑक्साइड फिजिक्स का भी क्वेश्चन है, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है, अगर मान लीजिए आपके शरीर में किसी तरह से कहीं से भी अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा अगर चली जाए, ज़्यादा चली जाए, तो यह क्या करेगा, हमारी सांस लेने की प्रक्रिया को कम कर देगा या एकदम समाप्त कर सकता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त में जो हीमोग्लोबिन होता है, जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है, उसकी क्षमता को उसको नष्ट करता है, इसलिए रक्त में ऑक्सीजन की जो परिवहन, ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है वह कम हो जाता है। ठीक है, इसीलिए कार्बन मोनोऑक्साइड को दम घोटू गैस कहा जाता है। यही रीजन है कि कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या कहा जाता है, दम घोटू गैस कहा जाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है। कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या कहा जाता है, दम घोटू गैस कहा जाता है। तो हमने 27 क्वेश्चन मैं लेकर के आया था। ठीक है, तो ऐसे ही 5-5, 10-10 मिनट का वीडियो बनाते रहेंगे, पुराने क्वेश्चन पेपर सबको हल करवा देंगे। वीडियो कैसा लगा बताइएगा। अब बाकी इसको जो है रक्त का चैप्टर हम लोग टेंशन मत लीजिएगा, रक्त का चैप्टर मैं अलग से पढ़ाऊंगा, उसमें पूरा कॉन्सेप्चुअल फैक्चुअल सब। यहाँ पे मैं क्वेश्चन पेपर एक वीडियो ऐसे डालता रहूँगा, ताकि सबसे बड़ी समस्या देखिए नए लड़कों की क्या होती है ना, नए लड़कों की सबसे बड़ी समस्या होती है पुराने क्वेश्चन पेपर हल नहीं करते। मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ तब भी उनको समझाता हूँ पुराने क्वेश्चन पेपर आप ज़्यादा से ज़्यादा हल करिए। ठीक है ना, इसका फायदा क्या होता है, डाउट्स क्लियर होते हैं और किसी भी एग्जाम में 25 से 30%, 35%, 40% तक, कभी कभी तो 70, 75% तक क्वेश्चन रिपीट कर दिए जाते हैं वैसे के वैसे ही। तो इसका फायदा आपको मिलेगा वहाँ पे। आप जो है जब 2-4 एग्जाम देने जाओगे आपकी समझ में खुद आ जाएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही बायोलॉजी का पार्ट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद। कमेंट्स करके बताइएगा कोई समस्या हो, तो वीडियो कैसा लगा, लेकिन वीडियो को कम से कम आप लोग देख लिया करिए, यही मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। ठीक है, या उसको हिंदी में बोले गुजारिश है। ठीक है, ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और जो मैंने कहा है, आप लोग वीडियो को थोड़ा शेयर करिए और लाइक जरूर कर दिया करिए। थैंक यू, धन्यवाद।